हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे एस्टेट पीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री की सीरीज है वो शुरू की हुई है हमने। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री की। एक यूनिट हमारी हो चुकी है, अब हम यहाँ पे सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जिसका एक पार्ट है वो पहले हो चुका है। अब इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। वैसे तो वो वीडियो में मुझे कुछ स्लाइड और मैंने बनाई थी, लेकिन उसमें माइक ऑफ हो गया, तो लास्ट में जो वीडियो में आवाज नहीं है, तो उस टॉपिक से ही अब यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। और एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल पाता, तो हमने क्या किया, जहाँ से भी आवाज बंद हुई है ना, तो इस वीडियो में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो यूनिट रहने वाली है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11। क्लास 11 की हमारी ये यूनिट है वो रहने वाली है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 की हमारी यूनिट रहेगी। पार्ट हमारा 2 रहेगा, एक और पार्ट आएगा उसके बाद, क्योंकि ये यूनिट बाकी यूनिट्स की बजाय क्या थोड़ी सी लेंथी है। उसके बाद हमारी थ्योरी, पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस जैसे ही हमारी यूनिट फिनिश होएगी उसके बाद मैं आपको इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। बाकी जो बीच में जो जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो हम साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी टॉपिक होएगा उसको लेके अंडरस्टैंडिंग आपकी है वो साथ के साथ बन जाएगी। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक मैं करवा रही थी, तो यहाँ तक ये वाला जो एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक है वो हाफ हुआ था। उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई, देखो सारा करवाया, लेकिन फिर आवाज ही नहीं आई। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अब। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर से हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो, पहली बात, वीडियो को है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ऐसे 30-35 व्यूज आते हैं ना, फिर मोटिवेशन ही नहीं मिलता, और बिना मोटिवेशन के मैं वीडियो कैसे लेके आ सकती हूँ, है ना। मुझे भी तो कुछ ऐसा फील होना चाहिए ना कि हाँ सही है, वीडियो बनानी चाहिए। बाकी 11th क्लास तो मैं आपके देखो पूरी करवाऊंगी ही, उसके बाद आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड है सारी चीजें। तो हमारे पास क्या है, ऐसे हम लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा जेड, यहाँ पे होता है ए। ए हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास, और जेड हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। एक्स हमारे पास क्या होगा, उसका सिंबल होगा। कैसे, जैसे मैंने आपको लिखा 11Na23, तो Na इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। 23 एटॉमिक मास हो गया, 11 इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। ऐसे अब देखो, तीन चीजें आपने देखी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। जितना भी एटम, जितना भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद जितने प्रोटॉन होंगे, अब देखो हमारा जो एटम है वो ओवरऑल स्टेबल होता है। प्रोटॉन मींस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेबल कब होगा, जब टोटल पॉजिटिव और जो टोटल नेगेटिव है वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन के इक्वल होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। उसके बाद थर्ड है क्या, हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, और कंबाइनली हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो ये दो चार चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा एटम स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, और कंबाइनली हम इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन बोलेंगे। तो यही चीजें यहाँ पे सारी बताई गई है। तो देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, और जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, जब न्यूट्रल एटम हमारे पास होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, तो हमारा मास नंबर किसके इक्वल आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल आएगा, दोनों के सम के इक्वल आएगा। और तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर आपको बोले कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, आपके न्यूट्रॉन है वो आ जाएंगे। सेकंड चीज आती है हमारे पास आइसोबार और आइसोटोप। तो देखो, पहले है आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास। कैसे, जैसे एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मैं जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो चुके हैं। इनमें देखो,
जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन मास इनमें सब में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्यूटेरियम होता है, ये ट्रिटियम होता है, ये प्रोटियम होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आइसोटोप क्या होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर है वो डिफरेंट होएगा। अब हमारे पास क्या आएंगे, आइसोबार आएगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। उसमें क्या, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो कैसे होगा, देखो आर्गन होता है ना, उसका 1840 होता है, और कैल्शियम होता है उसका 2040 होता है। तो यहाँ से हमारा एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, और जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे आपने देखना, मास सेम है और जो ये है अलग है। अब इसके बाद देखो दो चीजें आई हैं हमारे पास, जब भी बात आती है इलेक्ट्रॉन की केमिकल प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी हम किसके बेस पे बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे बताते हैं। अब देखो चाहे यहाँ पे मास नंबर कितना हो और एटॉमिक नंबर कितना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा कि आइसोटोप और आइसोबार में जो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बताएंगे और आइसोटोप बनने तक इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगी आइसोटोप्स की। और उसके बाद इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मास डिपेंडेंट होती है, तो मास तो यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, देखो आइसोबार आर एटम विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार क्या होंगे, सेम मास नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। एग्जांपल इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का दिया गया है। और आइसोटोप क्या होंगे, जहाँ पे मैंने आपको आर्गन और इसका कैल्शियम का दिया है। एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर नोन एज आइसोटोप। आइसोटोप हमारे पास ये हो गई प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अकेला एक ऐसा आइसोटोप जिसकी अमाउंट बहुत कम होती है वो भी ट्रिटियम है, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप पूछे तो वो भी क्या है, ट्रिटियम है। अब उसके बाद देखो केमिकल प्रॉपर्टी किससे डिफाइन होंगी, इलेक्ट्रॉन से डिफाइन होंगी। तो जितने भी आइसोटोप होंगे उनका जो केमिकल बिहेवियर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था, यहाँ तक नहीं बल्कि आगे तक भी करवा दिया था, यहाँ तक। उसके बाद है हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस। देखो प्रोटोन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 35 है। तो 35 प्रोटोन होंगे एटॉमिक नंबर के इक्वल, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने होंगे, 35। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 80 माइनस में 35, 45 है वो आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे प्रोटोन, उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो प्रोटोन है सेकंड पोजीशन पे, तो प्रोटोन कितने हैं, 16। तो एटॉमिक नंबर 16 है तो सल्फर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 16 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, P प्लस एन के इक्वल होता है ना, P प्लस एन के इक्वल होता है। तो 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है, तो मास कितना हो गया हमारे पास, 32 हो गया, एटॉमिक नंबर 16। लेकिन अब बात आई इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन देखो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते तो हमारे पास 16 ही आने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्होंने कितने दिए हैं, 18 दिए हैं। 18 मीन्स क्या, कि 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास ज्यादा है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, एक्सेप्ट के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, और देने के लिए हम पॉजिटिव लगाते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक है, वो क्या थी। तो देखो ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल की, उन्होंने बताया कि जैसे हमारे प्लानिट अराउंड द सन रिवोल्व होते हैं, वैसे ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्व होंगे। वो बात तो उसकी सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्लानिट है वो चार्ज नहीं होता उनपे, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चार्ज है, चार्ज स्पीसीज है। तो जब भी कोई चीज ऐसी चीज जिसमें चार्ज होगा तो वो रिवोल्व करेगी, तो एनर्जी को रेडिएट करेगी जैसे जैसे रिवोल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन है वो प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन है वो प्रोड्यूस होगा, और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने से क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा, क्या करेगा, एनर्जी को
लूज करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद क्या होगा कि वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी पूरी तरह से लूज करेगा और फॉल ऑन न्यूक्लियस पे वो फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो फिर ये तो क्या हुआ, हमारा जो एटम है उसको अनस्टेबल बना देगा। तो यही इसकी लिमिटेशन थी, इसने यही नहीं बताया कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमेंगे तो एक्सेलरेशन वहां पे नहीं होगा, कैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो कैसे होगी, तो ये सारी चीजें इसने नहीं बताई, इसलिए जो इसका मॉडल है फेल हो गया। देखो, when a body is moving in an orbit it undergoes acceleration even if it is moving with a constant speed, कि जब वो constant speed के साथ भी मूव करेगा ना, देखो यहाँ पे क्या है, पहले ये डायरेक्शन थी, उसके बाद ये डायरेक्शन होगी, इसके बाद ये डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। So an electron in the nuclear model describing planet like orbital is under acceleration, तो planet में तो चार्ज नहीं होता लेकिन उनमें तो चार्ज होता है। Electron in an orbit will emit radiation. Energy carried by radiation comes from electronic motion. जो भी एनर्जी आएगी वो किससे आएगी, उनके मोशन से आएगी, और जो ऑर्बिट है वो कंटिन्यू टू श्रिंक, वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और इसीलिए जो रदरफोर्ड है वो क्या होगा, स्टेबिलिटी को नहीं बताएगा। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आएगा फिर वो आएगा बोहर मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन क्या थी, इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या नहीं बताया, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया और ना ही इनकी एनर्जी बताई। उसके बाद बोहर मॉडल जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो क्या हुआ, देखो अलग अलग फिनोमिना आए, जैसे हमारे पास इंटरफेरेंस आया और उसके बाद डिफ्रैक्शन आया। इन जैसे फिनोमिना से हमें क्या पता चला, रेडिएशन के वेव नेचर का पता चला कि इनमें तो वेव के जैसे भी ये होता है। उसके बाद इफेक्ट आया कौन सा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इनसे हमें क्या पता चला, इनके पार्टिकल नेचर का पता चला, इनके पार्टिकल नेचर का पता चला। तो यहाँ से हुआ स्टार्ट कि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुए तो ये दिखाया गया कि इसमें वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, जो भी मैटर और रेडिएशन होती हैं, उनमें क्या होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये सारी चीजें वैसे तो आपका फिजिक्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जितना केमिस्ट्री में है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या हुआ कि अलग अलग थ्योरी आई, उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो मॉडल है, जो बोहर का मॉडल आया उसमें उन्होंने उन थ्योरीज के अजम्पशन को माना है। नील बोहर utilized these results to improve the model proposed by Rutherford। तो क्या हुआ, देखो पहले यहाँ पर देखो, interaction of radiation with matter have provided immense information regarding the structure of atom and molecule। जो भी हमारे एटम है या मॉलिक्यूल है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग जो भी इनकी जो इंटरेक्शन होएगी मैटर के साथ, वहां से हमें पता चला कि उनकी एटम और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो इन्हीं को भी हाफ पे लेते हुए क्या किया, बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को इम्प्रूव किया। तो कौन सी डेवलपमेंट थी, सबसे पहला था वेव नेचर, ड्यूअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच मींस दैट रेडिएशन पोसेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। वेव लाइक किस में हो जाएंगी, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में हो जाएंगी, पार्टिकल लाइफ किस में हो जाएंगी, हमारे पास जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इनमें हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि अलग अलग एटम्स के जब हमने स्पेक्ट्रा लिया तो वहां पे भी जो रिजल्ट है वो अलग अलग आ रहे थे, उनको भी हमने क्या लिया, बेस लिया है। उसके बाद पहले हम पढ़ेंगे वेव नेचर, उसके बाद पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर क्या है, देखो एमिशन होगा किसका, रेडिएशन का बाय हीटेड ऑब्जेक्ट, दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको हीट दी है, वो हॉट हो गया और वहां से जो रेडिएशन निकल रही है उनको हम क्या बोल रहे हैं, थर्मल रेडिएशन बोल रहे हैं। जो हाइलाइटेड पॉइंट है ना वो ज्यादा जरूरी है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन अकर्ड इन द 1850 एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द एमिशन ऑफ such waves by accelerating charge particle was developed in the early by जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबसे पहले उसने किसने बताई थी, जेम्स मैक्सवेल क्लर्क ने बताई थी। इन्होंने क्या बताया कि जब भी हमारी जो रेडिएशन है एमिट होती है तो वो किसकी फॉर्म में हो रही है, वेव्स की फॉर्म में हो रही है।
ठीक है, वेव्स के फॉर्म में हो रही है। जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, वेव्स के फॉर्म में रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी। वेव, उन्हीं वेव्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला गया। अब ये हमारी वेव्स है, तो जब भी ये वेव होगी, जब तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर होएगा ही होएगा, और साथ में जो इनकी ये डायरेक्शन है ना, जहाँ पे ये वेव्स को जाना था, इनके भी परपेंडिकुलर होगा, और आपस में भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो याद रखना। तो क्या है, ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सीलरेशन, कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेशन के अंदर मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे। Light is in the form of radiation known from early days, and speculation about its nature back to remote ancient time. In earlier days neutron light was supposed to be particles, it was only, तो ये देखो, पहले क्या है, जो लाइट का पार्टिकल नेचर माना जाता था, अब लाइट का है वो वेव नेचर भी कंसिडरेशन में आने लगा। तो मैक्सवेल है जिसने पहली बार क्या बताया था, कि जब वो लाइट वेव्स हैं उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड होंगे। तो ये बात किसने बताई थी, मैक्सवेल ने बताई थी। तो यहाँ पे देखो ये, कि ये क्या है, आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, और क्या होंगे, जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो दोनों के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। जैसे हमारी साउंड वेव है, वैक्यूम में तो वो सुनाई नहीं देती, तो साउंड वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होंगी वो कहाँ होगा, उसमें भी हो जाएगा उनका, वो उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी मूव हो सकती हैं। Many types of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength, these constitute electromagnetic spectrum। तो क्या बोला कि अलग अलग टाइप की वो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। जैसे हमारे पास इंफ्रारेड हो गई, विजिबल हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, तो इनकी क्या होती है, वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब इन्होंने क्या है, इनकी अलग अलग वेवलेंथ है, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, एक स्पेक्ट्रम बना लिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इनकी वैल्यू अगर आप ना भी याद कर पाओ तो आपने ये याद रखना कि कौन सी कहाँ यूज होगी। तो देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे यूज होगी, ब्रॉडकास्टिंग में। अगर फ्रीक्वेंसी याद रखना चाहो तो रख लेना, अदरवाइज बेसिक से मत लिखना। माइक्रोवेव रीजन है वो किसमें यूज होगा, रडार में यूज होगा। इंफ्रारेड रीजन है वो किसमें यूज होगा, हीटिंग में होगा। और यूवी जो रीजन है वो किसमें यूज होगा, किसका कंपोनेंट है, वो सन की रेडिएशन का कंपोनेंट है। द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10-15 हर्ट्ज इज व्हाट ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल लाइट, जो हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये याद रख लेना कि 10 के 15 हर्ट्ज जो है ये किसके लिए है, विजिबल लाइट के लिए। बाकी इनमें से ये याद रखना आपने कि रेडियो वेव किसमें, ब्रॉडकास्टिंग में, माइक्रोवेव रडार में, इंफ्रारेड हीटिंग में, और जो यूवी रेज है वो कहाँ से आती है, सन का कंपोनेंट होती है। तो यहाँ पे दिखाई गई है ये वाली फ्रीक्वेंसी। इसके लिए आपने याद रखना है CGX UVI MR। ठीक है, और आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो ये जो वेवलेंथ है ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इंक्रीज हो रही होगी। सी से कॉस्मिक, जी से गामा, एक्स से एक्सरे, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, और आर से क्या हो जाएगा, रेडियो वेव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होगी। वेवलेंथ है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट होते हैं ना, तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये जो विजिबल रीजन है उसको आगे बढ़ता हुआ है। विजिबल रीजन ये तो आपने सबने सुना होगा कि जब भी व्हाइट लाइट होती है हम उसको उसमें प्रिज्म में से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, विबग्योर। तो यहाँ पे भी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीजिंग ही है। वोयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई है।
इसको याद रख लेना ये ऑर्डर में। अगर कोई पूछ ले कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि यही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का यही ऑर्डर होता है ना, तो ये याद रख लेना बस। CGX UVIMR और ये हो जाएगा विबग्योर, इनको याद रख लेना। उसके बाद है SI यूनिट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होगी। इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ पास इन ए गिवन फेज या पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी भी गिवन से पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। उसके बाद क्या है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक टाइप से, ये ऐसे होता है ना, वेव जैसे जाती है, तो ये हमारा क्या होता है, क्रस्ट होता है, और ये होता है ट्रफ। तो दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को हम मापते हैं किसमें, मीटर में। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। In vacuum, all the electromagnetic radiation regardless of wavelength travel at same speed। तो हमें पता ना लाइट की स्पीड से जाएंगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर वैक्यूम है तो उस सबकी स्पीड है वो सेम होगी। तो अब यहाँ से देखो, हमें फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड किस से क्या हो जाएगा, सी। डिस्टेंस क्या था यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं बताऊं तो, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या था, लैम्डा थी, वेवलेंथ थी, और ये क्या था, टाइम था। और v क्या होता है, 1/t होता है, तो ये किसी क्या आ जाएगा, लैम्डा v। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे क्या है आपके वो होंगे, न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। उसके बाद कुछ वेव्स दिए गए हैं, CGX UVIMR आपने याद रखना है, और आपका विबग्योर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, वेवलेंथ किसको बोलेंगे, टाइम पीरियड। इनका फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया है। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये भी याद रख लेना, वेव नंबर क्या, 1/λ। द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में कितनी वेवलेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे। इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, मीटर पर इनर्ट, क्योंकि वेवलेंथ की मीटर होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1/m। तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो अभी हमारे कुछ न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं इनको। तो देखो, The Vivid Bharati station of All India Radio, Delhi broadcast a frequency of this. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation. Which part of electromagnetic does it belong to? तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा C इज इक्वल टू लैम्डा V का। तो C हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। और यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा क्या, व्हाट इज दी, क्या निकालना हमने, रेडिएशन, वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा हमने निकालना है, और वी हमारे पास गिवन है तो निकाल देंगे। देखो यहीं से देख लेते हैं, हर्ट्ज क्या होता है, पर सेकंड होता है। तो किलो हर्ट्ज था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई की, पर सेकंड इसका एज इट इज आ गया। उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो बस ऐसे होगा। और ये किसकी किसकी रेंज में होता है, रेडियो वेव्स की रेंज में होता है। कैसे किया इन्होंने, देखो ये था 31368 किलो हर्ज, और हर्ज क्या होता है, पर सेकंड होता है। किलो का हमने 1000 मल्टीप्लाई में किया, और ये हो जाएगा 1368। और ऊपर हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। खुद से सोल्व करके आपने देखनी है। उसके बाद क्या है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। वेवलेंथ दिया गया है और फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में हमें आपको इनको लिखना है, तो लिख देंगे। तो जैसे वहां से हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ से हमारा सी क्या था, लैम्डा वी था। तो हमने वी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, C/λ। तो सी किस वैल्यू रखी हमने, लैम्डा की वैल्यू रख दी, क्या है, नैनोमीटर है, तो 10⁻⁻⁹ से ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीटर से मीटर कैंसल, पर सेकंड को हम हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो बस ये तो सीधा चेंज ही किया गया है। तो इसमें सेम ऐसे इसमें चेंज किया गया, सी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू को नैनोमीटर से मीटर में बदलेंगे, और हमारा आंसर है वो आ जाएगा। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग दिस। तो वेव नंबर बतानी है और हमें क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो पहले हम वेव नंबर निकाल लेंगे।
हमें क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ का उल्टा ही क्या होता है, वेव नंबर होता है हमारे पास। तो क्या गिवन है हमें, वेवलेंथ गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉन, और एंगस्ट्रॉन में क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया, इसको 1/दिस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी हमें पता है, निकाल देंगे हम c/λ से, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, वेव नेचर का। तो होपफुली आपको समझ आया है, जहाँ पे भी जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्टिकल नेचर को। ठीक है, उसके बाद देखो 9 स्लाइड और है, और उसके बाद एक पार्ट और आएगा, बहुत ज्यादा लेंथ यूनिट है ये, लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से कर लेना फिर आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है तो वो किससे एक्सप्लेन होगा, जो वेव नेचर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उससे होगा। द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जो हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड्स में फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, तो हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट हमारा थर्मोडाइनमिक्स में भी आएगा इसका। तो यहाँ से क्या होगा, अब हम ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तो 1 बाय 1 अब इनको पढ़ते हैं। और क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा किसका है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे हम इसमें। तो देखो क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन्होंने क्या बोला है, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ पूरा कंक्लूजन का है, क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो निकालेगा। ठीक है, होगा क्या कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जो भी इसकी वेवलेंथ होगी रेडिएशन की वो कहाँ पे जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ की साइड जाएगी। मतलब जैसे मैं ये लिखूंगी बिग्योर, तो ये जो इधर की साइड है इसकी वेवलेंथ है वो जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ की साइड जाएगी। एक बार मैंने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, लेकिन एक बार फिर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जब मैंने और टेम्परेचर इंक्रीज किया उसके बाद भी मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये क्या होगी, जो इसकी वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की साइड है वो शिफ्ट हो जाएगी, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो वो फिर किसकी साइड आ जाएगी, इधर की साइड आ जाएगी। तो पूरा यही बताया गया है। ठीक है, देखो पूरा को ये बनाया है, कुछ कितना बड़ा पैराग्राफ है। एट हाई टेम्परेचर एन एप्रिसिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो वो किस में होगी, विजिबल रीजन में होगी। जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज जनरेटेड, तो क्या होगा, और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो जो शॉर्टर वेवलेंथ की साइड जाएगी। कैसे, एक एग्जांपल आपको दिया गया है, वहने आयरन रोड इज हीटेड इन ए फर्नेस, कि जब हम आयरन रोड को फर्नेस में हीट करेंगे, इट फर्स्ट बिकम्स टू डल रेड, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। जैसे हमने हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो ये हायर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो गया, कि वो हमें रेड दिखने लगा, लेकिन हमने फिर और भी हीट किया उसको, देन प्रोग्रेसिवली becomes more and more red as the temperature increase, तो एक बार तो वो रेड तक जाएगी पूरा, मतलब रेड तक पूरा आ जाएगी और ये लाल हो जाएगी, पूरी हॉट हो जाएगी जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। लेकिन एक पॉइंट आएगा उसके बाद जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, एज दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन एमिटेड बिकम्स व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, तो उसके बाद हमने क्या किया, और भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो ये किसकी साइड होगी, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड है वो फिक्स हो जाएगी, मीन्स क्या कि वो ब्लू की साइड आ जाएगी। फिर दिस मीन्स that red radiation is most intense at a particular temperature and blue radiation is more intense at another temperature, कि एक टेम्परेचर पे तो क्या होगा, रेड वाली रेडिएशन इंटेंस ज्यादा होगी, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ब्लू वाली रेडिएशन है वो ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी रेडिएशन की इंटेंसिटीज है वो किस पे डिपेंड होगी, टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। जब हमने एक बार पहले टेम्परेचर बढ़ाया इनिशियली तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा से टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की साइड इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास आती है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसमें हम एक होल करेंगे और उसके थ्रू हमने जब रेडिएशन को पास किया तो वो जो रेडिएशन है वो पूरी उस बॉडी में एब्जॉर्ब है वो हो जाएगी। ऐसी बॉडी, ऐसी आइडियल बॉडी वो क्या करेगी, हर फ्रीक्वेंसीज की जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी।
An ideal body which emit and absorb radiation of all frequencies uniformly is called a black body, and radiation emitted by such a body is called black body radiation. तो ऐसी जो बॉडी हर टाइप की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगी और जब वो रेडिएशन निकालेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। एक गुड फिजिकल, जैसे आपको सोचना है ना, तो ब्लैक बॉडी इज ए कैविटी विद ए टीनी होल, जिसमें एक होल बना दे हम और कोई ओपनिंग ना हो उसकी, तो उसमें जो भी हमारी रेज आएगी वो क्या करेगी, उसकी कैविटी पे जाके लगेगी, वो बाहर है नहीं आएगी। ए ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो ए परफेक्ट रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये रेडिएटर भी होता है एनर्जी का। द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। तो ये सारा कुछ बस यही है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी तो वो किस पे डिपेंड होगी, टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ, इंटेंसिटी क्या होगी रेडिएशन की, वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी और उसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी जब हमने आगे वेवलेंथ में इंक्रीज किया। तो पहले जब हमने वेवलेंथ बढ़ाई तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन फिर हम उसकी जो वेवलेंथ है बढ़ाते गए तो वो क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एज द टेम्परेचर इंक्रीज मैक्सिमम ऑफ कवर कराओ शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, जैसे हमने देख लिया ना, देखो ये विबग्योर वाले से मैंने आपको समझाया। तो जैसे हमने पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो वेवलेंथ किसकी थी, और रेड वाली वेवलेंथ थी, लेकिन जब मैंने और भी टेम्परेचर आ गया तो ब्लू पे हो गया, तो वेवलेंथ कम हो गई ना, वेवलेंथ कम हो गई। तो यही चीज यहाँ पे बताइए कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो देखो इसका मैक्सिमा कहाँ पे है, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड है, टेम्परेचर T2 बढ़ा है T1 से, क्योंकि ये क्या है, जैसे ही हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मैक्सिमा है वो शॉर्टर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे ही जैसे हमने आयरन के एग्जांपल से देखा, और ये T1 छोटा लेकिन इसका जो मैक्सिमा है वो लोअर वेवलेंथ की साइड है, लेकिन इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो देखो इसकी तो इतनी इंटेंसिटी है और इसकी इंटेंसिटी कम है। उसके बाद प्लैंक्स वाला आएगा हमारा, उसके बाद आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या किया इन्होंने कि इन्होंने बोला कि जब एनर्जी इसमें कंज्यूम होएगी, मतलब किसी भी बॉडी पे एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, ऐसे नहीं होगी हो कि हमने मतलब अमाउंट्स में कितनी अमाउंट में, तो उसने क्या किया प्लैंक्स क्वांटम ने, तो उसने बोला कि जो भी एनर्जी जाएगी वो किसकी फॉर्म में जाएगी, वो क्वांटा की फॉर्म में जाएगी, फोटोन की फॉर्म में जाएगी। मतलब क्या कि पैकेट ऑफ एनर्जी की जो ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो जाएगी और किसी भी मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब होएगी या वो निकालेगा, जो भी मॉलिक्यूल है एनर्जी वो किसकी फॉर्म में निकालेगा, वो फोटोन्स की फॉर्म में निकालेगा, कंटिन्यूसली नहीं निकालेगा। तो इन्होंने यही चीज बताई। Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunk of energy, मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। Atom or molecule could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in continuous manner. वो continuous manner में energy को release और absorb नहीं करेगा, ये किस form में जाएंगी, discrete form में जाएंगी। He gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. तो उसने किसके form में दिया, वो फोटोन की फॉर्म में दिया, क्वांटम की फॉर्म में दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो वो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इन्होंने बोला कि जो भी एनर्जी है वो किस पे, कि उसकी जो एनर्जी कितनी है वो किस पे डिपेंड होएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होएगी जो उसने एब्जॉर्ब की है या रिलीज की है। तो वो अब जब इस कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनली ऑफ साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा HV, H क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.624 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, यहाँ पे ये दी गई है। तो ये चीज किसने बताई थी, प्लैंक्स ने बताई थी, ठीक है। और ये जो वैल्यूज होगी ना, जैसे हमने बोला EHV, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कैसे, जीरो हो सकता है यहाँ पे, 1 2 3 4 कभी भी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है वो नहीं आएगा। द एनर्जी कैन टेक एनी वे ऑफ वैल्यूज फ्रॉम फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट ओनली वैल्यूज बिटवीन देम, या तो HV होगा 2 HV होगा, ऐसा नहीं होगा 1.5 HV होगा या 1.7 HV होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया, दो चीजें इन्होंने बताई कि जो भी एनर्जी है वो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो एमिट करेंगे या तो एब्जॉर्ब करेंगे, किसकी फॉर्म में होंगे, वो क्वांटम की फॉर्म में होंगे, मतलब वो डिस्क्रीट होगी, कंटिन्यूअस है वो नहीं होगी। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दो चीजें कैसे समझोगे आप, आपको ऊपर से नीचे जाना, एक तो हमारे पास रैंप का ऑप्शन है और एक हमारे पास स्टेयर है, सीढ़ी है। तो क्या होगा, रैंप में तो हम ऐसे जाते हैं ना कंटिन्यूअस,
और सीडीओ में ऐसे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम स्मॉल वैल्यूज का पता नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यूज का पता लगा सकते कि एक सीडी यहाँ थी, एक सीडी यहाँ थी, उसके बाद यहाँ आई, उसके बाद यहाँ। तो ये क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया और ये डिस्क्रीट का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट को आप क्या बोलोगे, फोटोन बोलोगे। और जो भी फोटोन है किसी भी एटम मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन है इजेक्ट होगा। तो अब हमारे पास ऐसे करके आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, जब हमारे पास मेटल है, जैसे पोटासियम हो गया, सीजियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये वाली हमारे पास मेटल है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एनर्जी एचवी का जो भी फोटोन है वो आया, इससे स्ट्राइक किया। उसके बाद क्या होगा, जो ये एचवी है ना, ये एनर्जी टोटल तो रहेगी, तो कुछ एनर्जी तो इस जो भी हमारा ये इलेक्ट्रॉन है इसने इजेक्ट होने में ले ली, तो वो हमने मान ली क्या थी, एचवी नोट थी। जितनी एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में लगी उसको हमने क्या बोला, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। कि जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए चाहिए थी उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एचवी नोट बोलेंगे। लेकिन कुछ एनर्जी तो अब भी होगी, सारी एनर्जी तो इसने ली नहीं है, एचवी एनर्जी हमने इसको दी थी, तो पूरी एचवी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में नहीं लगी होगी। तो जो भी बची हुई एनर्जी होगी वो किस में बदल जाएगी, एचवी नोट तो किस में हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जैसे यूज हो गई, और बाकी जो बची एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो एचवी किसके इक्वल हो गया, एचवी नोट प्लस में हाफ एमवी स्क्वायर। तो ऐसे करके कि वो किस में चेंज हो गई, कुछ तो उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के जैसे इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट करने के लिए यूज ले लिया, बाकी किसमें चेंज हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यही हमारा क्या बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। तो देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स, जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, वर एक्सपोज्ड टू ए बीम ऑफ लाइट, द फिनोमेना दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब देखो क्या है, the electrons are ejected from the surface as soon as the beam of light strike, कि जैसे ही हमारी beam of light strike होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन eject हो जाएगा। कोई भी टाइम नहीं है कि पहले ये स्ट्राइक करेगी उसके 2-4 मिनट बाद, नहीं, जैसे स्ट्राइक वैसे इलेक्ट्रॉन निकला। there is no time lag between striking of light beam and the ejection of electron, इनके बीच में कोई भी टाइम स्पेस है वो नहीं बचेगा। The number of electron ejected is proportional to the intensity of brightness of light, जितने ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। क्या, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी होगी। अब क्या है, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। मान लिया मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसको एनर्जी चाहिए निकलने के लिए 100 जूल, मैंने रेडिएशन दी 50 जूल की, तो क्या वो निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर मैंने इसको रेडिएशन दे दी 150 जूल की, तो 100 जूल तो ये निकालने में यूज करेगा, और जो बची हुई 50 जूल है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के जैसे बदल जाएगी। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है इसका, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि क्या है, कि वो मिनिमम एनर्जी नहीं होगी जब तक वो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट नहीं होगा। एट ए फ्रीक्वेंसी बी ग्रेटर देन वी नॉट, द इलेक्ट्रिक ejected electron come out which contain certain kinetic energy, the kinetic energy of these electrons increase with increase in frequency। अब kinetic energy क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, द काइनेटिक डज डिपेंड। नोट्स देखो अपने आप, कई बार है ना बिना चीजें हुई भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने भी इजेक्ट होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हमारे पास ब्राइटनेस ऑफ लाइट होगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, हमारा बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही डिपेंड करेगा किस पे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड है वो नहीं करेगी। क्या बोला है, समझ आया, नंबर पे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड है वो नहीं करेगी। एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया, रेड लाइट of any brightness may shine on a piece of potassium metal for hour but no photoelectron are ejected, कि अगर हमने रेड लाइट ले ली ना और इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी, तो जो हमारी मेटल सरफेस है उसमें शाइनिंग तो आएगी लेकिन वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट वो नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमने येलो लाइट ली है और जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है 5 से ये है, साइन ऑन द पोटेशियम मेटल द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम मेटल इज दिस।
तो देखो इन्होंने बोला कि पोटाशियम, देखो मैं बताती हूँ, पोटासियम मेटल है, इन्होंने बोला इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। तो अगर हम इससे कम की वो देंगे ना, तो वो वेव उस पर डिपेंड नहीं करेगा काइनेटिक एनर्जी या वेवलेंथ पे, वो बस नंबर पे डिपेंड करेगा। कैसे? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कि मिनिमम एनर्जी जितनी उसको चाहिए ही चाहिए होगी इजेक्ट होने के लिए, कि मैंने बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पोटाशियम मेटल के लिए इतनी है। अब हमने रेडिएशन दी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी है। तो ये तो इससे कम है, तो यहाँ पे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है उसमें उसको इजेक्ट करे। तो क्या हो जाएगा कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, सही है। लेकिन जैसे ही हमने एक वीक दी है, एक वीक येलो लाइट दी है, उसके बाद भी क्या होगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, देखो ज्यादा है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ऑब्जर्व होगा। कहने की बात क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। When a photon of sufficient energy strike on electron in an atom of metal, it transfer its energy continuously to the electron during the collision and electron ejective। वही चीज बार बार बताई गई है कि ये हमारा पार्टिकल है, इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये अपनी एनर्जी, इस पे जो बीम आएगी, जो फोटोन आएगा वो अपनी एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी को तभी गेन करेगा और उससे बाहर आ जाएगा, उसके बीच में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। Kinetic energy of ejected electron is proportional to the frequency of electromagnetic radiation। बस यही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो किसके इक्वल होगी, 1/12 mv² के इक्वल होगी। और ये क्या 1/2, 1/2 नहीं, या तो हाफ mv² के इक्वल होगी, तो किस पे होगा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो होगा। सेम चीज बार बार लिखी गई है, सेम चीज, और इसीलिए हमें एनसीईआरटी बोरिंग लगती है और वो पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन सारे यहीं से आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। हमारी जो फोटोन आया था उसकी एनर्जी थी एचवी नोट, तो उसने यूज कर ली थ्रेशोल्ड एनर्जी में, बाकी बची हुई एनर्जी किस में चेंज हो गई, हाफ mv² में चेंज हो गई है। ठीक है, उसके बाद है ये कुछ चीजें कि ड्यूअल नेचर है, जैसे हम पढ़ के आए हैं उसको एक्सप्लेन किया गया। अब हमारा इस वाली वीडियो में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा और बचता है, उसमें जो 4 फॉर्मूले हैं वो आपने याद रखने हैं, बाकी न्यूमेरिकल आएगा तो निकाल दो। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब ऐसा कोई थ्योरी नहीं मिली कि ये बता दे कि हमारे को लाइट वेव नेचर तो सही है या पार्टिकल नेचर, तो दोनों जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके दोनों ही नेचर को एक्सेप्ट किया गया। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोसेंस ए डिलेमा फॉर साइंटिस्ट। पार्टिकल नेचर आया, उन्होंने बताया कि अलग अलग चीजें कैसे हो रही हैं। इट कुड एक्सप्लेन द बॉडी, ब्लैक बॉडी कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया, लेकिन कि जो बिहेवियर ऑफ लाइट है, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, तो ये पार्टिकल नेचर नहीं बता सकता। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये वेव नेचर नहीं बता सकता। तो कंक्लूजन एक निकाला गया इस सोल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन निकाला गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल और दोनों वेव दोनों ही नेचर है वो पोसेस है वो करेगी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल है तो देख लेते हैं एक बार इनको। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो हमें क्या बताना है, एनर्जी बतानी है 1 मोल फोटोन की। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच वी के इक्वल होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या था, 6.634 10 की पावर -34 हो गया। और v की वैल्यू आपको गिवन है 5 × 10 की पावर 14। तो ये हमारी क्या आई, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आई। इन्होंने क्या बोला है, 1 मोल की बतानी है, 1 मोल। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, फर्स्ट यूनिट में हम डिफाइन करके आए हैं। तो 1 मोल क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 6.022 10 की पावर 23। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज यहाँ पे है। ये वाली हमारी एनर्जी आ गई किसकी, 1 की, और 1 मोल के लिए हम 6.022 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, जब तक आप खुद से करके, अब मैं आपको समझाऊंगी, आपको लगेगा ये चीजें तो आसान है हमें आती हैं, लेकिन जब खुद से क्वेश्चन के रूप में आएंगी तो आपसे हो नहीं पाएगा। तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं करके देखी है, तो इनकी आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। उसके बाद क्या है, ए 100 वाट bulb emits monochromatic light of wavelength this। Calculate the number of photons emitted per second by the bulb। तो देखो इसकी एनर्जी, बल्ब की पावर दी गई है ये, तो पावर हमें दी गई है 100 वाट मतलब जूल सेकंड। हम एनर्जी निकाल लेंगे 1 फोटोन की और उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। तो निकाल देंगे, देखो ई क्या होता है, एच वी होता है, लेकिन वी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है नहीं, तो वेवलेंथ है। ई क्या होता है,
एच वी, लेकिन वी हमारे पास नहीं है तो हम इसको एच सी बाई लेमडा रख देंगे। इसकी वैल्यू 6.624 10⁻³ सेकेंड, ये 3 इंटू 10⁻8 सेकेंड, और वेवलेंथ की वैल्यू 400 नैनोमीटर गिवन है, तो इसको हम क्या बदल देंगे 10⁻⁹ मीटर। सारी वैल्यूज को डाल देना, तो हमारे पास एनर्जी आई 1 फोटोन की। टोटल एनर्जी कितनी थी 100 पावर है जो उसकी, और जितनी भी एनर्जी आएगी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमने एनर्जी निकाल ली 1 फोटोन की, तो फोटोन एमिट होंगे तो कैसे निकालेंगे कि टोटल एनर्जी डिवाइड बाई जो फोटोन की एनर्जी है, तो इतने फोटोन्स हैं वो हमारे निकल के आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वहन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इज, जो जो चीज गिवन हो ना वो लिख लिया करो आप। हमें लैम्डा गिवन है 300 नैनोमीटर। सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद ए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 1.68 10⁵ जूल पर मोल। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो हमें बताना कि मिनिमम एनर्जी क्या होगी, मतलब क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, तो बता देंगे। अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं क्या, एच वी किसके इक्वल था, एच वी नोट प्लस में हाफ एम वी स्केयर। हमें क्या बताना है, मिनिमम एनर्जी बतानी है, तो ये वाली जो एनर्जी हमें बतानी है, तो बता देंगे हम, क्या हो जाएगा एच वी माइनस में हाफ एम वी स्केयर, ये इसके इक्वल हो जाएगा एच वी नोट के। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है तो इसको हाफ एम वी तो छोड़ दो, इसको के ई लिख लो सीधा, क्योंकि गिवन है, नहीं होती तो हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे काइनेटिक एनर्जी। तो एच, अब आप बोलोगे कि वी नहीं है लेकिन लैम्डा तो है, तो इसको निकाल लेंगे एच सी बाई लैम्डा माइनस में काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास हो जाएगा एच वी नोट का स्क्वायर जो हमारी एनर्जी है। तो यही चीज यहाँ पे बताई होगी, इसको आप निकाल के देखना खुद से। देखो मेथड तो पूरा ही बताया है ना मैंने आपको। उसके बाद क्या बताना है इसमें, वेवलेंथ भी बतानी है। पहले एनर्जी निकाल लेंगे तो वेवलेंथ तो आसान ही है। देखो एनर्जी हमने निकाल ली ऐसे करके, ये एच वी बाई लेमडा निकाला हमने, एच सी बाई लेमडा अभी मैंने आपको बताया वी की जगह पे माइनस में जो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है वो करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गई एनर्जी आ गई ये वाली। उसके बाद उसको जब माइनस करेंगे मतलब वो निकालेंगे हम, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालेंगे, तो ये माइनस करोगे तो आपकी ये आ गई। उसके बाद मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, ये हमारी किसके लिए आई है 1 मोल के लिए आई है ना, ये हमारी किसके लिए आई 1 मोल के, जूल पर मोल है ना, तो अब हम इसको किस में बदल देंगे, इसको 6.022 से ये मल्टीप्लाई करके और इसको जूल में बदल लेंगे। उसके बाद इसकी वेवलेंथ बता देंगे कैसे, ई क्या होता है एच वी और एच सी बाई लेमडा, और ये हो जाएगा वेवलेंथ बतानी है तो ये हो जाएगा एच सी बाई ई। तो देखो ये वाली चीजें जब तक आप खुद से हाथ करके नहीं देखोगे जब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो आपको मोल में दी हुई है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखना है। देखो वापस से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। इन्होंने दी है हमें काइनेटिक, क्या है हमें दी है काइनेटिक एनर्जी किसकी, जूल पर मोल, 1 मोल की हमें दी है। तो पहले हम एनर्जी निकालेंगे एच वी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये होता है एच वी माइनस में के ई, और जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको चाहिएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको चाहिएगी। अब देखो पहले हम ये मोल में है ना, जूल पर मोल में, तो इसको भी जूल पर मोल में बना के आएंगे। तो ये कैसे निकालोगे एच सी बाई लेमडा, एच हमारा किस में होता है जूल सेकंड में होता है, और ये हमारा किस में होता है मीटर पर सेकंड में होता है, और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा किस में होती है मीटर में होती है। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, तो हमारी जो ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आई, लेकिन हमें चाहिए मोल में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने 6 पॉइंट, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा जूल में थे ना, तो इसको जूल में थी तो इसको ये जो एनर्जी आई वो जूल में आई ऐसे करके, तो इसको 6.022 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे जूल पर मोल में बदलने के लिए, बदल दी। अब एनर्जी आ गई, इस एनर्जी में से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है वो माइनस की है तो ये आ गई, लेकिन अब हमारे पास ये जो एनर्जी आई है वो मोल्स में आई है। अब हमें इसको 1 इलेक्ट्रॉन में चेंज करेंगे तो वापिस से 6.022 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हम निकाल देंगे। निकाल के देखना खुद से, ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नोट गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये तो बहुत आसान है। एच वी क्या था
एच वी नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो हमें क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी, तो हो जाएगा एच वी माइनस में एच वी नोट, एच कॉमन ले लो, वी माइनस में वी नोट, तो वी की भी वैल्यू है, वी नोट की भी वैल्यू है, सारी वैल्यू डाल के निकाल देना, निकाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, एविडेंस आई, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आया, कि हम जो स्पेक्ट्रा निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा निकाल लेंगे। एक बार हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, ये वाला टॉपिक 6 स्लाइड और हमारी बाकी है। तो देखो क्या है, when a ray of white light is passed through a prism, the wave with shorter wavelength bends more than the longer wavelength। तो ये देखो, ये होता है हमारा प्रिज्म, इसमें से व्हाइट लाइट पास हुई, तो होता क्या है इसमें, सबसे ज्यादा यहाँ से होता है ये बेंडिंग, ऐसे करके, ऐसे 7 लाइट में जाएगा ना, तो सबसे यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना होता है आपको, विब ग्योर, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में हुई है, नीचे वाले में हुई ना, वोयलेट, और इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें पता है रेड की सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो क्या हुआ, बेंडिंग किसकी ज्यादा हुई, जिसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, क्या कि लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन वन विद लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ में बेंडिंग है वो ज्यादा होगी, तो जो व्हाइट लाइट है वो एक सीरीज ऑफ कलर में स्प्रेड होगी, जैसे ये सीरीज हो गई ना कलर की, ये विबग्योर वाली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। द रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हमने देख लिया, और वोयलेट की है वो लिस्ट है, जिसको क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा डेविएशन होगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट वी कैन सी, इसकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, वो यहाँ से यहाँ तक होगी, तो वेवलेंथ जिसकी कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, ऐसे करके इसमें एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में चलेगा ना, देखो ये कंटिन्यूस चलेगा, कि वोयलेट की वेवलेंथ है वो कम है, उसके बाद इसकी इंडिगो की आएगी, उसके बाद ब्लू की आएगी, ग्रीन की आएगी, येलो की आएगी, ऑरेंज की आएगी, रेड की आएगी, तो ये एक कंटिन्यूस मैनर में चलेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलेंगे। When electromagnetic radiation interact with matter, atoms and molecules may absorb and reach to higher energy state। तो क्या होगा कि जैसे ही वो क्या, हमारे पास क्या है, ये हमारा एटम है, तो ये क्या करेगा, कोई भी रेडिएशन आई उसने एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, और वो क्या करा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आ गई, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया, तो अब क्या होगा, ये तो स्टेट इसकी क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। जैसे हम किसी चीज से परेशान होते हैं ना, परेशान होते हैं, जैसे ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई हम परेशान हुए, तो हम हमारी जो स्टेज है वो क्या हुई, रिलैक्स से क्या हुई, एक्साइटेड हो गई, लेकिन क्या वो स्टेट हमारे लिए सही होती है, नहीं होती, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हम फिर वापस से पूरा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, टेंशन होगा, पूरी लाइफ हमारी टेंशन में नहीं जाएगी, तो वापस से वो स्टेट क्या होगी, हम पहले वाली स्टेट पर रीच करेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वापस से सेम स्टेज पे आएगा, और जितनी इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही जो रेडिएशन उसको क्या करेगा, एमिट करेगा। तो यहाँ से दो चीजें हुई, एक रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, एक एमिट हुई, तो दो टाइप के स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एमिशन। तो देखो, एक व्हाइट लाइट आई, जो भी उसने, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ये वाला कलर हो गया, यहाँ पे ये वाला कलर हो गया, यहाँ पे ये कलर हो गया, यहाँ पे ये कलर हो गया, मतलब अलग अलग कलर हो गए, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, ब्लैक हो गया, इतना ब्लैक हो गया, यहाँ पे अलग अलग कलर है, होगा क्या कि जिस भी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या होगा, वो वाली रेडिएशन का स्पेक्ट्रा आपको नहीं दिखेगा, वो ब्लैक दिखेगा, और बाकी सारी जो रेडिएशन है वो आपको एज इट इज दिखेंगी, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब क्या होगा, देखो एमिशन कौन सी रेडिएशन का होगा, जो एब्जॉर्ब हुई होंगी, अब जब ये वापस से अपनी स्टेज पे आएगा, तो क्या होगा, जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की थी उनका क्या होगा, कलर्ड स्पेक्ट्रा हो जाएगा, और जो एब्जॉर्ब ही नहीं की उनको एमिट कैसे करेगा, तो बाकी क्या होगा, वो ब्लैक दिखेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और एमिशन स्पेक्ट्रा है वो दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, क्या कि जो भी लाइट उसने एब्जॉर्ब की है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे ब्लैक आएगा, बाकी जो भी रेडिएशन है वो एज इट इज कलर्ड आपको दिखेंगी। अब एब्जॉर्ब हो गई, वापस से हमारी पहले वाली स्टेट में आना है, तो वो जो रेडिएशन तो वही एमिट करेगा ना जो उसने एब्जॉर्ब करी है, और कोई सी तो कर नहीं सकता, तो जो भी रेडिएशन, जितनी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी एमिट करेगा, उतनी जगह पे तो आपको कलर्ड स्पेक्ट्रा दिखेगा, और बाकी जो आपका स्पेक्ट्रा है वो ब्लैक दिखेगा।
अब यहाँ पे जो भी रेडिएशंस होंगे वो लाइंस के फॉर्म में आपको दिखाई देंगी, तो इसलिए हम इनको लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो सारी चीज यही बताइए। देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सबस्टेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड, कि वो क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। जो एक्साइटेड होके वो जाएंगे ऊपर और वापस आएंगे, तो जो रेडिएशन वो देंगे, वो जब हम उसका स्पेक्ट्रा लेंगे तो उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज लाइक दैट नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रा। तो नेगेटिव है ना एमिशन स्पेक्ट्रा का, जैसे हम फोटोज में लेते हैं। A continuum of radiation is passed through a sample which is absorbed radiation. The missing wavelength which correspond to the radiation absorbed. तो जैसे मैंने बताया कि ब्लैक हो जाएगा, तो वो जो वेवलेंथ मिस होंगी तो वो किसका सिंबल होंगी? कि वो जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। The study of emission of absorption of spectra is referred as spectroscopy. तो यही जो स्टडी होती है ना स्पेक्ट्रा की एब्जॉर्प्शन की और एमिशन की, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा एटम्स का, वो गैस फेज में होगा। ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो कंटीन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ ऑफ टू द वॉइड। कंटीन्यूअस नहीं दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा? इन द फॉर्म ऑफ लाइन दिखाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। हर एक स्पेक्ट्रम की एक यूनिक लाइन होगी। ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इज नोन एटम। देखो क्या बोला गया है, हमारे पास एक नॉन एलिमेंट होगा जिसकी हमारे पास स्पेक्ट्रम हमने देख लिया, फिर आपसे बोले कि कोई अननोन एलिमेंट दिया बताओ, तो हम अननोन एलिमेंट का स्पेक्ट्रम निकालेंगे और जो नोन एलिमेंट है अननोन का निकालेंगे और जो भी नोन एलिमेंट है उससे मैच कर करके देखेंगे कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। जिससे भी मैच होगा वही हमारा एलिमेंट होगा। देखो यही चीज बोलिए कि द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम ऑफ ए नोन एलिमेंट। नॉन एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम निकालेंगे विद लाइंस ऑफ अननोन सैंपल, जो हमें बताएगा, तो हमें बता देगा कि कौन सा एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट हमारे पास स्पेक्ट्रा फिक्स होता है एक एलिमेंट का, तो हम उसका निकाल लेंगे लाइन स्पेक्ट्रा और मिला के देख लेंगे, जिसके साथ वो मैच होगा वही हमारा एलिमेंट होगा। Elements like rubidium, cesium, thallium, indium, gallium and scandium were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic method. तो ये वाला याद रखना, हीलियम है वो कब डिस्कवर किया जाता है? सन से, इन दी सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, सन में ये किया जाता है। उसके बाद एक हमारा मोस्ट कॉमन हमें पढ़ना लाइन स्पेक्ट्रम किसका? हाइड्रोजन का। तो पूछना ये आपने इनसे 2-3 फॉर्मूले हैं वो आपने याद रखने। द एनर्जेटिकली excited hydrogen atom produced emit electromagnetic radiation of discrete frequencies। कि जो ये जो excited hydrogen atom है ना, वो अलग अलग रेडिएशन एमिट करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की। तो देखो ये आपको दिखाया गया है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कि ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सारी एज इट इज है। और ये क्या है? हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा, कि ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई थी ना, तो एमिशन तो इन्हीं रेडिएशन का होगा, तो यहाँ पे कलर्ड है, बाकी क्या है? ब्लैक है। तो यहाँ से हमारे पास सीरीज आई, देखो क्या है? लाइनमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड और पीफंड। कि यहाँ से क्या होगा? स्पेक्ट्रा कब आएगा? एमिशन से आएगा। जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो एमिशन से आएगा। तो इसके केस में क्या होता है? n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लाइन होंगी। तो देखो ये वाली सीरीज मैंने बोल दी कि लाइमन के लिए है, और उसके बाद है यहाँ पे बाल्मर, पास्चन, ऐसे करके मैं 3 से आपको समझा दूंगी। तो एन यहाँ पे क्या है? 1 है, और एन यहाँ पे क्या है? 2 है। तो यहाँ पे अगर लाइमन पे आना है ना, हाइड्रोजन की जो भी एक्साइटेड रेडिएशंस हैं उनको आना है, तो वो कैसे कैसे आ सकती हैं? अब 1 से तो 1 पे आएंगी नहीं, 2 से आ सकती हैं, जो पास्चन वाली सीरीज है 3 से आ सकती हैं। ऐसे ही जब बाल्मर पे आएंगी तो वो 2 से आ सकती हैं, या इससे जो आगे वाली है उनसे आ सकती हैं, ऐसे ही आ सकती है ना। इससे भी जो ऊपर होगी उससे आ सकती है। ऐसे ही कि क्या बोला गया है कि जो रेडिएशन आएंगी अगर लोवेस्ट लेवल पे आनी है तो उससे ऊपर वाले लेवल से ही आएंगी। तो देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो रेडिएशन जो आएंगी वो 2, 3, 4, 5, 6 से आएंगी। 2 है तो 3, 4 से आएंगी, 3 है तो 4, 5 से आएंगी, 4 है तो 5, 6 से आएंगी, 5 है तो 6, 7 से आएंगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, तो ये आपने याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या? n1 का देखो क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, आर एच, जिसको हम बोलेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट, और एटॉमिक नंबर मत भूलना, और ये क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर जो हमारा लोवेस्ट ऑर्बिटल है और n2 का स्क्वायर, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपने क्या करनी है, याद रखनी है ये वाला फॉर्मूला। और रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारे पास 109,677 पर सेंटीमीटर होती है। तो ये आपको इसका फॉर्मूला वो निकालना है। सीरीज मैंने आपको बता दी है। जैसे मैं बोलूँ ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्रीक्वेंसी है, मैंने बोला कि आर एच जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो मैंने बोला आपके लिए क्या बताओ, ये थर्ड लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज, ये बस आपको समझाने के लिए। तो आप बताओ थर्ड लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज। तो देखो मुझे पता है पास्टियन सीरीज लाइमन वाल्मर पास्टियन, तो पास्टियन के लिए जो n की वैल्यू होगी n1 की वैल्यू क्या होगी, वो 3 होगी। ठीक है, तो 4 5 और 6, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन आएगी वो आएगी 4 से 3 तक, इसकी जो सेकंड लाइन आएगी 5 से 3 तक, उसकी थर्ड लाइन आएगी 6 से 3 तक। तो n1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6। ऐसे याद रखना, आपने रटना नहीं है, चीजों को समझना है। आपसे बोल दे कि कोई थर्ड लाइन ऑफ किसके लिए बताओ, पी फंड के लिए लगा लो, सबसे लास्ट वाली है, तो ये पी फंड के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4, तो हमने बतानी थर्ड लाइन, तो ये हमारी हो जाएगी 6 7 8 9, फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी सेकंड लाइन, और ये हो जाएगी थर्ड लाइन। तो n2 इसके लिए क्या रहेगा 8 रहेगा। तो ऐसे आपने निकालना है, तो अब फॉर्मूले में रखना है। हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो आर एच, और n1 के प्लेस पे रख देना 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्केल। ऐसे आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी को। बस ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी चाहे आपको कौन सी लाइन कौन सी सीरीज का पूछ रहे आप बता सकते हो। रेडबर्ग कांस्टेंट की आपको वैल्यू बताई गई है, और जब भी वो एमिशन होगा, लाइट का एमिशन होगा एक्साइटेड स्टेट से आएगी, तो याद रखना कि उनसे अबव लेवल से ही आएगी, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास n1 है, तो ये 2 से आ सकता है, 3 4 5 6 से आ सकता है। अब 2 है तो ये 3 से आ सकता है, 4 5 6 से आ सकता है, 3 है तो 4 5 6 से आ सकता है, तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो यूनिक होगा, देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। तो आपको दिखेगा कि रेगुलर लाइन आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे स्पेस हो गया फिर आपको नई लाइन मिलेंगी, तो रेगुलरिटी आपको लाइन की मिलेंगी। इन्हीं के बिहाफ से जो इसने क्या दिया, बोहर मॉडल क्या है, हाइड्रोजन एटम की कंसिडरेशन हम देखेंगे, नील बोहर ने प्रपोज किया था। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आगे और भी तो 3 फॉर्मूले, एक रेडियस का आएगा एक एनर्जी का आएगा बस। द इलेक्ट्रॉन इन दी हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन होंगे ना हाइड्रोजन एटम में, वो रिवॉल्व करेंगे एक न्यूक्लियस में सर्कुलर पाथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, जिनकी रेडियस भी फिक्स होगी, जिसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। और ये जो ऑर्बिट होंगे वो स्टेशनरी होंगे, इनमें मूवमेंट है वो नहीं हो रही होगी। ये वाली स्टेटमेंट तो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। The electron will move from a lower state to higher frequency when required amount of energy is absorbed and by the electron and energy divided। देखो क्या कह रहा है कि ये lower state है, ये excited state है, अगर ये energy को absorb करेगा तो ये lowest से highest पे जाएगा, absorb करेगा तो, और emit करेगा हाईएस्ट से लोवेस्ट पे आएगा। तो यही बोला गया कि एनर्जी है, अगर उसने एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है तो क्या होगा, वो लोअर से हायर पे जाएगा, और एमिट की है तो वो हायर से लोअर स्टेशनरी स्टेज पे है जाएगा। उसके बाद हमें पता है देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। ऐसे ही हम अगर एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करें, एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एम के प्लेस पे यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे हम लेंगे क्या, इनर्शिया, और यहाँ पे वेलोसिटी होती है तो यहाँ पे हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम किसके लिए निकालते हैं हम, जब जो भी हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में रिवोल्व करेगा। ये हमारा न्यूक्लियस है तो इस सर्कुलर पाथ में रिवोल्व करेगा, तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस होगी और एक किस कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है हमारे पास, तो जो भी इसकी स्पीड होगी या फ्रीक्वेंसी होगी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, इनटू में v बाई आर। तो r से r कैंसल, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, एम वी आर है वो हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि हमें पता है E क्या होता है, डेल E क्या होगा, एच वी होगा। डेल E का मतलब E2 माइनस में E1 चेंज, और ये हो जाएगा v निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई h हो जाएगा। ये तो सिंपल है, देखो सिंपल सी न्यूमेरिकल है, वो तो आप भी देख सकते हो, E एच वी है। डेल का मतलब क्या होता है, फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी का चेंज डिवाइड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये वाली चीज दी गई है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा, एक एक स्टेटमेंट याद रखनी है हमें, जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h बाई टू पाई का। द एंगुलर मोमेंटम है क्वांटाइज का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे हमने E इज इक्वल टू एन एच वी करके 1 2 3 4 वैल्यू ली थी, सेम चीज यहाँ पे कि n की वैल्यू 1 2 3 होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h बाई टू पाई का। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ये रेडियस वाला फॉर्मूला। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसके बाद हमारे पास आया रेडियस का फॉर्मूला। तो रेडियस के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला है उसको याद रखना है। आर एन किसके इक्वल होगा, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉन में हो जाएगा। ठीक है, आर के लिए आपने क्या याद रखना है, एन स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। और एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, ई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एच और 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी किसकी गिवन है, स्टेशनरी स्टेट की गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला तो हमने सबने पढ़ा होता है एनर्जी का, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। लेकिन अगर यही चीज आपने किस में निकालना हो, आपको जूल्स में निकालना हो, तो यही चीज तो आपको क्या निकालोगे आप इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -13.6 और 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, और ये हो जाएगा कोलाम्ब होगा, कोलाम्ब और कोलाम्ब वोल्ट मिलके क्या बना देंगे, हमारा जूल बना देंगे। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है, 109677 किसमें, पर सेंटीमीटर में, और 2.18 जैसे मैंने आपको बदल के दिखाया 10 की पावर 18 जूल में। ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है इसकी, 18 नहीं -18। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है। एक ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि एनर्जी कैसे निकालेंगे, आर क्या है हमारा, रेडबर्ग कांस्टेंट है, एन की वैल्यू आपको दी मिलेगी कि कौन सा हमारा लेवल है, कौन से लेवल की आपको एनर्जी निकालनी है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। जेड को नेग्लेक्ट है वो मत करना। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले हो गए कौन से, एक बार मैं आपको समराइज करवा देती हूँ। सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो किसका पढ़ा था, अभी पढ़ के आए हैं, एक बार मैं देख रही हूँ, हाँ ये वाला। हमें निकालनी है क्या, फ्रीक्वेंसी निकालनी है अलग अलग सीरीज के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर एच और N1 का स्क्वायर और माइनस में N2 का स्क्वायर, और जेड मत भूलना क्योंकि जेड हमारे लिए अभी 1 है, आगे क्या पता 1 ना भी हो, हीलियम का पूछ लें आपसे, तो इसको अपने याद रखना। तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। पहले रेडियस का देख लो, ये क्या है 0.529 और एन स्क्वायर बाई जेड है। उसके बाद एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं आपने याद रखना, एक तो माइनस की 13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही है ना, एक बार कंफर्म कर देती हूँ, हाँ यही है। ये तो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और अगर आपने याद करना है कि हम तो उसमें निकालेंगे तो ये
जूल में निकालेंगे तो 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज नहीं, हम तो रेडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले मैंने आपको तीनों फॉर्म में निकाल के दिखा दिए। ये वाले फॉर्मूले आपने अच्छे से याद रखने हैं। तो यही एनर्जी का फॉर्मूला माइनस में 2.8 ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अगर जूल में निकाल लोगे तो यही चीज यहाँ पे है कि 529 एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड, सेम चीज है वो तो यहाँ पे बस हमने पिकोमीटर में लिख दिया, वहाँ पे हमने किस में लिखी है, नैनोमीटर में लिखी है, तो माइनस के 3 होकर ये 0.529 ऐसे हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था वो किस में था, 52.9 तो हम किस में ले रहे हैं, पिकोमीटर में, और ये किस में ले रहे हैं, एंगस्ट्रॉन में ले रहे हैं। तो पिकोमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस 12 मीटर, और एंगस्ट्रॉन में होते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो अगर एंगस्ट्रॉन में हमने लिया है तो यहाँ पे 0.529 आ जाएगा, और पिकोमीटर में लिया तो इसकी जगह पे 52.9 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने। It is evident that value of energy becomes more negative, that of radius becomes with increase। देखो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा हमारा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी है हमारी वो नेगेटिव होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के साथ जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बाइंड हो जाएंगे, तो इसलिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई है। देखो एक्सप्रेशन पे आपको नहीं जाना, क्योंकि अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो वो कोई वो नहीं है, क्योंकि आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा। फिर भी आप देखो तो देखो क्या निकाला इन्होंने, v निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या होता है डेल्टा ई बाई एच, क्योंकि ई क्या होता है, एच वी के इक्वल होता है। तो डेल ई क्या हो जाएगा, v अगर निकालना है तो हमने क्या हो जाएगा, डेल ई बाई एच हो जाएगा। अब हमें पता है एनर्जी का वैल्यू, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू हमें पता है ना। एनर्जी अभी हम देख के आए हैं तो क्या थी वो, आर एच की फॉर्म में, आर एच और 1 बाई एन स्क्वायर, नीचे 2 लगा दिया मैंने, आर एच एन स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या थी, माइनस के आर एच फाइनल माइनस इनिशियल। अब डेल्टा में चेंज निकालना है, मैंने डेल्टा ई चेंज निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई फाइनल माइनस में ई इनिशियल, ई इनिशियल। तो फाइनल के प्लेस पे मैं रखूंगी इसको, देखो माइनस में आर एच और क्या होगा 1 बाई एन फाइनल का स्क्वायर, और माइनस ऑफ माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आर एच और 1 बाई एन इनिशियल का स्क्वायर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एनर्जी हमारे पास इनिशियल का स्क्वायर माइनस में एन फाइनल का स्क्वायर, और बाहर क्या हो जाएगा, आर एच हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई है, ये हो जाएगा आर एच 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस में 1 बाई एन वन का स्क्वायर। आर एच की वैल्यू जूल में रखी हुई है, अब यहाँ पे एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूले में रखा है, ठीक है। उसके बाद मीटर में बदलना है तो फॉर्मूला और एग्री एक्सटेंड कर देंगे। अगर फाइनल ज्यादा होगा इनिशियल से, फाइनल ज्यादा होगा इनिशियल से, तो जो हमारी एनर्जी है वो पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर वो उल्टा हो गया तो एनर्जी है वो रिलीज होगी। पॉजिटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। तो अब यहाँ से देखो, what are the frequency and wavelength of a photon emitted during transition this and this। तो हमें अभी हम पढ़ के आए हैं एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी निकाल लो, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और उसके बाद वेवलेंथ निकाल लेंगे। निकाल दो एनर्जी का फॉर्मूला जूल्स की टर्म में हम क्या पढ़ के आए हैं, 10 की पावर माइनस 18, कैसे याद रख लो, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, और क्या हो जाएगा 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस में एन टू का स्क्वायर। तो कौन सी स्टेट से आ रहा, 5 to 2 आ रहा है, तो यहाँ पे रख दिया फॉर्मूले में 5 to 2। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी। तो ई क्या होता है, एच वी होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ई बाई एच। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट रख दिया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। और जो लेमडा होता है क्या हो जाएगा, सी क्या था, लेमडा वी। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए है, लेमडा चाहिए, तो वो सी बाई वी हो जाएगा। निकाल के देखनी है एक एक चीज आपने। उसके बाद हमें बतानी है एनर्जी एसोसिएटेड विद हीलियम न्यूक्लियस। तो एनर्जी भी अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या माइनस के 2.8 10 की पावर माइनस 18, और क्या था जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक, एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इसको रख दो, सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। अगर रेडियस बतानी है तो वो भी निकाल देंगे फॉर्मूले से।
अब बोहर मॉडल की भी कुछ लिमिटेशन थी, इसकी भी आगे कुछ लिमिटेशन आई। इट फेल्स टू अकाउंट द फाइनर ओबिल, देखो जैसे हमने बोला कि लर्न स्पेक्ट्रा आ रहा है, लेकिन जब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, अच्छे से इसकी स्टडी की गई, तो देखा गया कि ये ऐसे नहीं आ रहा, ये डबलेट की फॉर्म में आ रहा है। तो उस डबलेट का इसने कोई भी जिक्र है वो नहीं किया है। दिस मॉडल इज एनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम एटम अदर देन हाइड्रोजन। तो ये किसके लिए किया गया कि इसने या तो हाइड्रोजन के लिए ही स्पेसिफिकली बताया इसने, बाकी जो भी एलिमेंट हमारे थे उन पे ये लागू नहीं हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी उनको उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। तो इसने कोई भी ऐसा नहीं बताया कि केमिकल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, जो भी एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो भी इसने कुछ नहीं बताया। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो बस आज के लिए इतना ही, जो बची हुई स्लाइड्स हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको बीच बीच में करवा ही रही हूँ, बाकी एक जो पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो है 1 घंटे की, वो अलग से ले आऊंगी, और इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।